दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्की स्मार्ट अनअकैडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारती भवन फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, ऑल चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारती भवन में हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारती भवन में पूरे सिलेबस का बात करें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ऑल सिलेबस में तो 576 ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, 576 ऑब्जेक्टिव का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरे भारतीय वन के ऑब्जेक्टिव को आज के इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर शुरू से लेके अंत तक बने रहें। अगर आप इस 576 ऑब्जेक्टिव को मात्र वीडियो देख लेते हैं तो 576 का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप मान के चलिए 576 ने 300 ही ऑब्जेक्टिव आप याद रखें। 576 आपके बस का बात नहीं है, लेकिन आप 300 ऑब्जेक्टिव तो याद रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 576 ऑब्जेक्टिव भी याद रख सकते हैं। आप इस वीडियो को मात्र देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो सेशन। और यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन से ले लेता हूँ। यह पहला क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये पहला ही चैप्टर का है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित तीन बिंदुओं पर क्रमशः +3q +q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि q +q पर कुल परिणाम बल शून्य हो तो q का मान। यहाँ पे आपको q का मान क्या होगा ये पूछा गया है। अगर मैं इसे सॉल्व करने लगूँ तो बहुत ही ज़्यादा टाइम और बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। 576 क्वेश्चन कोई छोटा नहीं होता है। हो सकता है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दूँ तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 +3q है और q आवेश पर रखे हैं और इसका परिणाम शून्य हो तो q का मान पूछा गया, तो सिंपल सा +3q आ जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और दूसरा नंबर में आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि सही कथन कथन को बताइए, यानी कि आपको यहाँ पे सही कौन सा है ये पूछना है। यहाँ पे ये आप चुनिएगा तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात बिल्कुल ही राइट है कि दो सजातीय आवेशों के बीच का प्रतिकर्षण बल जो होता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है। तीसरा में आपसे पूछा गया है किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकलने गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। किसी अनावेशित वस्तु पर क्या है, एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकलने गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगा वो 6.25 गुने 10 का पावर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है, ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, आप वहाँ पर जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको भली भांति पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 गुने 10 का पावर -19 कूलम्ब हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधुतांक जो है ई आर बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है, तो ये जो होता है सिंपल सा एप्सिलॉन प्लस बाय एप्सिलॉन 0 के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। वो सिंपल सा किसके समानुपाती होता है, वो सिंपल सा जो होता है D-2, डी का पावर डी नहीं दोस्तों, आर सॉरी आर की पावर -2 के हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। जब आर दूरी के विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती हो जाएगा तो आर इनवर्स -2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि एप्सिलॉन मात्रक होता है, यानी कि इसका जो है सिंपल सा मात्रक बताना है कि एप्सिलॉन का मात्रक जो होता है FM-1 होता है। इस यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बी क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मुक्त आकाश की प्रवैधुता तो होता है, मुक्त आकाश प्रवैधुता होता है। तो मुक्त आकाश का जो प्रवैधुता होता है वो सिंपल सा होता था 8.85 गुने 10 का पावर -12
4 मैग्नेट्रॉन इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। ये जो 8.85 गुने 10⁻12 4 मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इनवर्स, मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि एक कूलाम पर आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। तो यहाँ पे जो समान आवेश पर बल जो लगता है वो सिंपल सा कितना लग जाता है, 9 गुने 10⁻9 न्यूटन का बल लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है शायद इस चैप्टर का, कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी कि जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा वो सिंपल सा बढ़ या घट जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये पहला चैप्टर में तो शायद 17 क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट दोनों ही सकता है, बढ़ और घट दोनों ही सकता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि आपको यहाँ पे बताने कि आवेश कौन सा है जो संभव नहीं है, 4 ऑप्शन में। तो आवेश वो कौन सा संभव नहीं है, तो 2.4 10⁻−19 कूलाम ये जो है संभव नहीं है। बाकी ये जो 4 अब है ये इसकी संभव है, यानी कि ये जो 2.4 गुने 10⁻−19 कूलाम ये संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि प्रबंधुतांक का ऐसा मात्रक, यहाँ पे प्रबंधुतांक का जो है ऐसा मात्रक पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वो सिंपल सा हो जाएगा कूलाम कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, यानी कि सी स्क्वायर n-1 m-2 पढ़ सकते हैं आप। जिस तरीका से आप पढ़ना चाहे उस तरीका से पढ़ सकते हैं। इसका जो प्रबंधुतांक का हो जाता है मात्रक को सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे हमसे पूछा है किसी प्रबंधुत का प्रबंधुतांक जो है यदि ER हो और उसमें निम्न 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F हो और प्रवैधुत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रोकिए और बार बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ERF जो हो जाएगा, यहाँ पे आपको F बल है और प्रबंधता को क्या करता है, परावैद्युत को हटा देता है और दोनों आवेश को बीच क्रियाशील बल का मान पूछा गया तो ER और F हो जाता है ऑप्शन नंबर, यानी कि डायरेक्ट आपको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, वितरित हो जाता है, यानी कि वह क्या होता है अलग वितरित, अचालक पदार्थ को गोले को आवेश के देने पर क्या होता है वो सिंपल वितरित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, क्या होता है गोले के अंदर भी क्या होता है वितरित हो जाता है, गोले के अंदर भी वितरित हो जाता है। ऑप्शन नंबर गोले के अंदर नहीं वितरित होगा दोस्तों, यहाँ पे तो ऑप्शन ही शायद नहीं दिया है कि सतह गोले के अंदर तो वितरित नहीं हो सकता क्योंकि वितरित हो जाता है किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर। तो आवेश जो देता है तो ना तो वितरित होता है ना सतह पर ना केवल भीतर में, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच जो है एफ बल लगता है यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए। एफ बल लगता है, आवेश का मान क्या कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिए, ठीक है 2 गुना कर दिए। इसके बाद क्या है कर दिया जाता है 2 गुना कर दिया जाएगा, 2 गुना कर दिया जाएगा और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए, 2 गुना कर दिया जाएगा और उनके बीच की दूरी क्या कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है। उनके बीच वैद्युत स्थित बल हो जाएगा, यानी कि उनके बीच वैद्युत स्थित बल क्या हो जाएगा वो सिंपल सा पूछा जाएगा। तो वैद्युत स्थित बल जो हो जाएगा वो सिंपल सा 16 F हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सिंपल सा सी नंबर बिल्कुल ही सही आंसर है जाएगा, 16 लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन का बात करें, यहाँ पे पूछा गया कूलम्ब बल है, कूलम्ब बल पूछा गया तो कूलम्ब बल जो हो जाएगा वो सिंपल है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों ही बल हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इसका क्या है बिल्कुल ही 17 का आंसर क्या है दोस्तों, 17 नहीं 16 का वो सिंपल सा सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 17 नंबर, एक कूलम्ब आवेश .ESU होता है, एक कूलम्ब आवेश पर कितना होता है तो वो सिंपल सा 3 गुने 10 का पावर 9 ESU होता है। 17 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा चैप्टर में चलते हैं और दूसरा चैप्टर की मैं बात करें तो यहाँ पे है क्या पूछा गया है कि एक स्थित विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थित विद्युत आवेश क्या करता है सिंपल सा कि इनको उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके हिसाब से आपको इसका आंसर बताना है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल सा आपको हो जाएगा केवल विद्युतीय क्षेत्र में एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न कहाँ होता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर दूसरा में आते हैं कि एक बिंदु आवेश Q और R से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होगा। क्या है, एक बिंदु आवेश जो है Q से लेके R दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछा गया कि इसका मान क्या हो जाएगा। वो सिंपल सा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर Q/R²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R² हो जाता है जब क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर में आते हैं कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, यानी कि आवेश क्या होगा ये पूछा गया है कि घिरे हुए एक बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स के भीतर क्या है स्थित है, तो आवेश का मान पूछा होगा कि कितना गुना बढ़ जाता है, कितना क्या होता है, ये सिंबल सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि आवेश खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होता है। आवेशित जो खोखला गोला होता है उसके चालक के अंदर जो विद्युतीय तीव्रता कितना होता है, ये सिंपल सा पूछा है। जब क्या हो, सिंपल सा खोखला हो यानी अंदर से खाली हो, तो उसका क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा। आप यहाँ से भी डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं, शून्य हो जाएगा। खोखला है तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर में क्या पूछा गया है कि 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, तो किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1/एप्सिलॉन गुनी हो जाती है, तो जहाँ एप्सिलॉन मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक है, तो इस कथन को कहते हैं। यानी कि फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से समझिएगा और इसके बाद आंसर देखिएगा। किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व 1/एप्सिलॉन गुनी होती है, जहाँ एप्सिलॉन शून्य मुक्त आकाश की प्रवैधुतांक है, तो इस कथन को कहते हैं। तो इस कथन का सिंपल सा हम लोग क्या बोलते हैं, कूलॉम का प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलॉम का प्रमेय। आप इसे पढ़े होंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर। क्या अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या है, अनंत लंबाई जो होता है बेलनाकार चालक के r से दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा, वो कितना हो जाएगा, सिंपल सा वो हो जाएगा आपको दोस्तों λ/2 पाई एप्सिलॉन r। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित चालक है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा वो सिंपल था सतह के लंबवत हो जाएगा। किसके लंबवत हो जाएगा, सतह के लंबवत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि गोला पर आवेश 10 म्यूस कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश क्या हो 10 म्यू कूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा। विद्युतीय फ्लक्स जो हो जाएगा वो सिंपल सा कितना हो जाएगा, सिंपल सा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, खुद से बनाइए। इसका क्या है कि 9 नंबर, चालक पदार्थ से बने असमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान। चालक के पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछा गया। वो सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2E एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसका नेक्स्ट में आते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में कि यह चैप्टर जो विद्युत क्षेत्र गास का प्रमेय तथा उसके अनुप्रयोग का यह विद्युत क्षेत्र का यह चैप्टर है। यहाँ पे क्या है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र क्या है एक्स एक्स की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। समविभवीय तल क्या होगा, क्या है, सिंपल सा एक्स एक्स है तो एक्स है तो एक्स को सिंपल सा क्या कर देना है, इसमें छोड़ देना है। एक्स को छोड़ देंगे तो वाई जेड तल में हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स दिखा रहा है, यहाँ पे भी एक्स दिखा रहा है, इनमें से कोई ये तो होगा नहीं। अगर एक्स से पूछा गया है, एक्स पूछेगा तो एक्स को छोड़ देना है, वाई जेड देना है। अगर वाई पूछेगा तो वाई को छोड़ देना है, एक्स वाई देना है। यानी कि जो पूछेगा उसको छोड़ देना है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर है। इसका 11 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा का आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन बाई कूलम होता है, लेकिन यहाँ पे कूलम को न्यूटन बाई कूलम होता है। इसको जब ऊपर करेंगे तो न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही
राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एक विद्युतीय बल क्रमशः एफ जी तथा एफ ई हो तो एफ जी बाई एफ ई का अनुपात, यानी कि इसका सिंपल सा अनुपात पूछा गया। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 10/42 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन में क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र हो जाता है वह संरक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युतीय क्षेत्र हो जाता है संरक्षित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका दूसरा भी चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद तीसरा चैप्टर में चलते हैं और तीसरा चैप्टर में यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, जहाँ ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन तीसरा चैप्टर का पहला क्वेश्चन में और तीसरा में यहाँ पे आपको पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर दे। विद्युतीय तीव्रता का मात्रक, विद्युत तीव्रता का मात्रक यहाँ पे पूछा गया। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए और विद्युत तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। विद्युतीय तीव्रता का मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाई मीटर होता है, किस राशि का मात्रक यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पूछा ऊपर में ही पढ़ा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट मीटर मीटर इनवर्स पढ़ा है मैंने अभी। तो इसका मतलब क्या है, वोल्ट बाई मीटर हो गया। यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता था, विद्युतीय तीव्रता यहाँ पे देखें तो विद्युतीय क्षेत्र को विद्युतीय तीव्रता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किसी ध्रुवन क्या है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, किसी द्विध्रुव को कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। द्विध्रुव को क्या गया एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो जो परिणामी बल जो हो जाएगा हमेशा शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमेशा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 नंबर, क्या है विद्युतीय क्षेत्र ई और विभव बी के बीच संबंध होता है। इसके बीच संबंध जो हो जाएगा वो सिंपल सा हो जाएगा ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युतीय तीव्रता, खोखला है तो शून्य हो जाएगा, खोखला जहाँ पे भी देखिए शून्य मार दीजिएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, कहाँ गायब हो गया 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा हो गया। यहाँ पे यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया गया जाए तो उसके भीतर विभव क्या होगा, यानी कि किसी खोखले गोले को चालक को धन आवेशित कर दिया जाएगा तो उसके भीतर जो होगा धनात्मक और धनात्मक जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा। धनात्मक क्या हो जाएगा और धनात्मक क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। धनात्मक और समरूप हो जाएगा, यानी कि वो प्लस चार्ज देने लगेगा और साथ ही समरूप हो जाएगा जब क्या करते हैं सिंपल सा खोखले गोले चालक को धन आवेशित कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्या है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होगा, जो सिंपल सा हो जाएगा विद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभव नहीं होगा, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा और विभव उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए 8 में हमसे क्या पूछा है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में, यहाँ पे फिर से आगे एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। समविभवीय यहाँ पे फिर से क्या पूछा गया आपसे, एक्स अक्ष पूछा गया है तो एक्स को सिंपल से क्या करना है डिनोट्स, यानी कि एक्स को नहीं लेना है वाई जेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इस ट्रिक को याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल का कार्य करता है तो आवश्यक होती है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के वोल्ट में विभवांतर निकालना है कि दो कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर, यानी कि इसका विभवांतर जो हो जाएगा वोल्ट में कितना हो जाएगा वो सिंपल सा 10 हो जाएगा। आप इसे निकाल कर सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q और Q से R दूरी पर है, विद्युत विभव का मान Q से R दूरी पर है तो विद्युत विभव का मान होता है, ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट G पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप याद रखिएगा ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है Q से R दूरी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 11 में क्या पूछा गया, विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु आर कोमा थीटा पर विभव जिस व्यंजक से दिया जाता है वो है क्या है, ये क्या है तो वो सिंपल सा हो जाएगा
आपको 11 का राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन पी कॉस फाइव बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा बाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 का पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10 का पावर कितना है, -3 मीटर है। तो इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना लग जाता है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम पर बल है। यहाँ पे एक दिया हुआ आवेश तो पर बल है। तो क्या पूछा गया, दो प्लेट के बीच के विभवांतर दिया है और उनके बीच की दूरी भी दिया है। इन प्लेटों के बीच की स्थिति का एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर बल है, यानी कि आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर बल है। तो यहाँ पे आपको साफ पता नहीं चल रहा है कि क्या पूछा गया, कि इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन पर बल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है वो सिंबल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंबल सा 4 × 10 का पावर -12 न्यूटन का बल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। यहाँ पे संकेत भी दिया है कि प्रति एकांक आवेश पर क्रियाशील बल अर्थात क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है E/V/d, अतः एक इलेक्ट्रॉन पर क्रियाशील बल V/d गुना इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। इसे सॉल्व करके इतना लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट में आता है। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, एक दो सुचालक जो है गोले अलग अलग आवेशित करके इन्हें क्या किया जाता है, सिंबल से जोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाता है, जोड़ दिया जाएगा तो सिंबल सा क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो सिंबल सा क्या हो जाएगा, दोनों का आवेश संरक्षित हो रहेगा। दोनों का आवेश क्या होगा, संरक्षित रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। फिर से आता है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो वो सिंपल सा हो जाता है 1/r² के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 15 नंबर क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। पी आघूर्ण वाले क्या करता है, विद्युत द्विध्रुव को ई वेक्टर वाले तीव्रता के वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है। तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, उस पर लगने वाला टॉर्क यहाँ पे पूछा है, लगने वाला जो टॉर्क हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल सा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका बाद 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पे क्या है, यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से आर दूरी पर है विद्युतीय क्षेत्र E1 हो तो तथा द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा पर 2r दूरी पर हो तो क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो इसका मान सिंबल से क्या हो जाएगा, E2 हो तो यहाँ पे हो जाएगा E2 E1/16। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 16 हो गया। इसका 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यह विद्युत द्विध्रुव का यह चैप्टर है। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक का विद्युतीय विभव भी है और आवेश को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है, तब गोले का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः क्या होंगे, वो क्रमशः हो जाएंगे आपको 4E × 2V। यहाँ पे क्या है, इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई चालक के विद्युत विभव आवेश को नियंत्रित करता है। तो सिंपल सा हो जाएगा 4E × 2V। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर में, एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व और उनके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र E तथा चालक की विद्युत विभव भी, यदि आवेश पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए, यहाँ पर नियत रखना है तो गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र विभव के मान को होंगे क्रमशः। दोनों क्वेश्चन तो सेम ही लग रहा है, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो इसका भी आंसर तो नहीं, सेम नहीं, यहाँ पे आपको है इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र ई तथा चालक की विद्युत विभव भी है, यदि आवेश के पृष्ठ घनत्व को नियत रखना है। यहाँ पे क्या है, सिंपल सा नियत रखते हुए, आवेश को नियत रखते हैं, इसमें भी तो नियत रखा गया है। और इसके पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र और विभव होंगे क्रमशः, और इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विभव के मानों को होंगे क्रमशः। दोनों क्वेश्चन सेम ही है बट इसका आंसर जो हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे आंसर कुछ, क्वेश्चन कुछ अलग होगा। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्या है कि गोले की क्या है, आवेशित नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है और यहाँ पे जो है कि यदि आवेश को पृष्ठ घनत्व को नियत रखते हुए आधा कर दिया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे आप रेफरेंस दिख रहा है और रेफरेंस में इसका आंसर E/V वोल्ट बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घूमने में किया गया कार्य होता है, कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घूमने
में किया गया कार्य होता है, वो किया गया कार्य क्या होता है, तो वो सिंपल सा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यू ओमेगा बराबर PE1 - cos थीटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि आघूर्ण पी क्या है, आघूर्ण पी वाले किसी विद्युतीय द्विध्रुव को समरूप विद्युतीय क्षेत्र ई की दिशा में 90 डिग्री से घूर्णन करने पर किया गया कार्य। 90 डिग्री से क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घूर्णन कर देंगे। 90 डिग्री से इसमें घूर्णन जब कर देंगे वह PE हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 म्यू कूलम्ब के दो बिंदु आवेशित आवेशों को क्या कर देता है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यानी कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित प्रत्येक 1 कूलम्ब के दो बिंदु आवेशों की स्थित विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा है। स्थिति ऊर्जा यहाँ पे पूछा गया तो वो सिंपल सा है, वो राइट आंसर 9 × 10⁻³ जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और ये नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे सिंपल सा हमसे पूछा यह गया है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वह सिंपल सा फॉरवर्ड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ऑप्शन नंबर दूसरा बी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि दूसरा में वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में जो गोलीय चालक की धारिता किसके समानुपाती होता है, तो गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। किसके, गोले की त्रिज्या के समानुपाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी। जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब उसकी धारिता क्या होती है, सिंपल सा ऑटोमेटिकली घट जाती है। ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 4 में क्या है, समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्रवैधुत नियतांक एक माध्यम रखा जाता है तब संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो इसमें जो है समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्रवैधुतांक नियतांक को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, तब सांद्रता इसमें जो होता है सांद्रता बढ़ती है। इसमें क्या होती है, बढ़ती है। और बीच की दूरी पर जब इसकी क्या होता है, जब पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो सांद्रता घट जाती है। और इसमें जब वायु के स्थान पर उच्च प्रवैधुता के नियतांक को एक माध्यम में रख दिया जाता है तो सिंबल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में है और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है यहाँ पे कि भिन्न धारिता वाले 3 संधारितों को श्रेणी क्रम में क्या है, जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो संधारितों पर आवेश क्या होगा, अगर क्या करेंगे, 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में हम सिंपल सा जोड़ देंगे तो संधारित्र पर आवेश क्या हो जाएगा, वो सिंपल सा समान हो जाएगा। आवेश क्या हो जाएगा, सभी पर समान होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में से क्या करेंगे, सिंपल सा जोड़ देंगे तो तुल्य धारिता हो जाएगा C/3 हो जाएगा। 1/C + 1/C ऐसे जोड़िएगा श्रेणी क्रम में तो यहाँ पे C/3 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक के संधारित्रों के लिए क्या होती है, समान रहती है तो वो जो है सिंपल सा कौन है, तो विभवांतर है। ऑप्शन नंबर सी। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि धातु के बनने 2 गोलाकार चालकों की धारिता C1 C2 है। दोनों पर कुछ आवेश है। यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध क्या रह जाएगा, वो सिंपल सा Q/Q2/CY/CO2 हो जाता है। Q/Q2 बराबर CY/C2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है 9 नंबर कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिता यहाँ पे दिया हुआ है 6 म्यू फ्रॉड होती है। तो यदि उन्हें समांतर में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता, यानी कि तुल्य धारिता यहाँ पे पूछा गया तो तुल्य धारिता फॉर्मूला निकालिएगा तो 54 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 54 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में, और 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 4 संधारित्र है जो उपलब्ध है जिनमें प्रत्येक की धारिता क्या कितना है 2 दिया हुआ है और एक 8 दिया हुआ है। तो संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ा जाता है। म्यू फ्रॉड दिया हुआ है तो इसे जोड़ने के लिए जो है सिंपल सा
तो संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए कि मतलब कि श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो वो सिंपल सा समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट नंबर 11 में क्या पूछा गया, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उन्हें समूह में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें किस प्रकार जोड़ना चाहिए, तो उसे सिंपल सा समांतर क्रम में ही जोड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो उसे समांतर क्रम में ही जोड़े, याद रखें। ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समान धारिता एन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो दोनों के जो है समतुल्य धारिता का अनुपात, यहाँ पे एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में जोड़ जाएगा तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा, उसका अनुपात जो हो जाएगा एन स्क्वायर की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर संधारित्र की धारिता, अवरक की एक पतली प्लेट रख देंगे तो संधारित्र की जो धारिता हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक म्यू फ्रॉन धारिताओं के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े हुए और उनके श्रेणी क्रम में 0.5 म्यू का एक तीसरा संधारित्र जुड़ गया है, परिणामी धारिता होगी कितनी हो जाएगी, वो सिंबल सा 0.4 म्यू फ्रॉड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है गया। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, न्यूमेरिकल है 50 म्यू फ्रॉन धारिता वाले एक संधारित्र को 10 वोल्ट विभव पर अवशिष्ट किया गया है तो उनकी ऊर्जा हो जाएगी सिंबल सा 2.5 गुना 10 का पावर -3 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप इसे सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ की प्रवैधुत नियतांक हमेशा अधिक होता है, हमेशा अधिक किस में हो जाता है, वो सिंबल सा एक से, क्या होता है, एक से। फिर से क्वेश्चन कि किसी पदार्थ की प्रवैधुत नियतांक हमेशा अधिक होती है तो वो सिंबल सा एक से ही अधिक होती है, किससे, एक से ही अधिक होती है, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रभावी धारिता 5 म्यू फॉर को प्राप्त करने के लिए केवल 2 म्यू के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, वो सिंबल सा 4 ही आवश्यकता होगी, कितनी, 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखें और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता है 5 म्यू फ्रॉड मिलाकर एक बड़ा बिंदु बनाते हैं तो बड़े बिंदु की धारिता यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे बड़े बिंदु की जो धारिता का बात करें दोस्तों, बड़े बिंदु की धारिता हो जाएगी 20 म्यू फ्रॉड के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसका नेक्स्ट नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 19 में क्या पूछा है, यदि 10 माइक्रोफैराड को धारिता वाले संधारित्रों को 5 वोल्ट के आवेशित किया जाता है तो उस पर आवेश होगा, उस पर क्या आवेश होगा, वो उस पर जो आवेश हो जाएगा वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है तो वो सिंपल सा 5 गुना 10 का पावर -5 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन का बात करें, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे क्या है, यदि एक शीशे की छड़ को हवा में संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुसाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा, शीशे की एक प्लेट को हवा के संधारित्र के दो पट्टियों के बीच क्या करना है, इसे सिंपल सा डालना है तो वो सिंपल सा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, संधारिता बढ़ जाएगी। एक इसमें है कि 2 म्यू फ्रॉड तथा 4 म्यू फ्रॉड के दो संधारित्र श्रेणी क्रमबद्ध है तथा इनके सिरों पर 1200 वोल्ट की विभवांतर है आरोपित किया गया है तो 2 म्यू फ्रॉड धारिता वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा, कितना विभवांतर होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सा 800 वोल्ट निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 800 वोल्ट निकल जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि किसी समांतर पट्टिका संधारित्रों के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान, समांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच एकांक आयतन में क्या है, संचित ऊर्जा का मान पूछा गया। संचित ऊर्जा का मान हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया कि ध्रुवन का परिमाण निर्भर करता है, ध्रुवन का परिमाण जो निर्भर करता है वो सिंबल सा ए तथा बी दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर और 24 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि प्रावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक, प्रावैद्युत सामर्थ्य का जो ऐसा मात्रक हो जाए वो सिंपल सा वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट में एक है शुष्क वायु का सामान्य दाब पर प्रवैद्युत सामर्थ्य होगा, शुष्क वायु पर समान दाब पर प्रवैद्युत सामर्थ्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो जो है हो जाएगा सिंपल सा आपको
3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। और यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा और फिगर को देखकर हमें सॉल्व करना है कि प्रत्येक परिपथ में ए बी है तो बिंदुओं के बीच के विभवांतर, यहाँ पे आपको इनके बीच जो है विभवांतर को निकालना है। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपको 10 वोल्ट निकल जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे भी आपको सॉल्व करना है कि स्थायी स्थिति में संचित आवेश, यहाँ पे आवेश को पता करना है कि कितना आवेश हो जाएगा। वो इसे भी आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा सॉल्व कीजिएगा तो 20 म्यू कूलम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 28 नंबर हमसे पूछा है कि एक वियुक्त गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसे एक भू भूदृढ़ संकेंद्रीय गोले से क्या कर दिया जाता है, घेर दिया जाता है। तो उन गोले की त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा n/n-1 डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर पे आप पूछा गया है कि एक प्रावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देते हैं तो धारिता का मान क्या होगा। जब हम क्या करेंगे, प्रवैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देंगे तो वो हमें बढ़ जाएगा, क्या होगा, धारिता उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर एक है वियुक्त चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है, कौन सा अनुपात अचर हो जाता है, वो दिया गया आवेश बट्टा विभवांतर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो ये चौथा चैप्टर भी शायद खत्म हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट का यह पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देना है। सब में ही पूछा गया कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। चालक के प्रतिरोध को क्या करें, दोगुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि जब क्या करते हैं ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध, ताप में क्या होगा, सिंपल सा वृद्धि हो जाएगा। ताप में क्या कर देंगे, सिंपल सा वृद्धि कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो चालक का प्रतिरोध सिंपल सा क्या होगा, सिंपल सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन का बात करें तो हमसे पूछा गया कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी धाराओं पर बीजगणितीय का योग हो जाता है, सिंपल सा 20 मतलब 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 3 का। इसका नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या है, किर्चहॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। किर्चहॉफ का नियम जो होता है विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 4 हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध को दिए हैं, इनको संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, 1/3 ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो ये क्या है, दो सेल को जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समांतर क्रम में जोड़ा है गया, इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। सिंपल सा ये क्या करना है, E1 R2 प्लस E2 R2 को R/1 R2 से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 को भाग दे देना है। ऑप्शन नंबर सी बी। इसका क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में है कि एक तार को 1 म्यू एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1/10⁻⁻19 कूलम होता है, ये तो पता ही है। तो तार से प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 0.625 × 10⁻13। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन का बात करें, हमसे पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय अक्ष पर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 बार घूमता है तो कक्षा में तुल्य धारा हो जाएगा। कक्षा में जो है तुल्य धारा क्या हो जाएगा, तो तुल्य धारा का बात करें दोस्तों तो तुल्य धारा जो हो जाएगा वो सिंपल सा आपको 0.96 मीटर एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है
तो इसका प्रतिरोध है T1 के से T2 ताप पर ठंडा करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, सिंपल सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह क्या होगा, वो सिंपल सा गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता। गैल्वेनोमीटर परिपथ में सिंबल सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु प्राप्त कब होगा, जब क्या होगा, अधिक लंबाई पर होगा। अधिक लंबाई पर विभव मापी के तार की लंबाई को बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त कब होगा, जब अधिक लंबाई पर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। शुद्ध माप के लिए तो ज़्यादा को लेना नहीं है, कम वाला ही ले लीजिए, 50 ओम प्रतिरोध वाला विभवांतर को, विभव मापी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो यहाँ पे पूछा गया कि यदि दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2 R1, उन सेलों में विभव मापी के तार समतुलन की लंबाई क्रमशः L1 L2 हो तो यहाँ पे जो होगा E1/E2 L1/L2, डायरेक्ट बी राइट आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई L है और तीर के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल ई का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उस सेल द्वारा की गई लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। संतुलन बिंदु किस पे मिलेगा, तो संतुलन बिंदु निकल जाएगा L/2 पर मिल जाएगा। L/2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा गया है। और हमसे पूछा ये गया है कि किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी धारा को घटाना जाता है। इसकी धारा क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होता है। जब क्या करता है, किसी विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ाते हैं तो इसकी धारा को घटाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे क्या है, किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। जब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की जाती है, यानी कि पहले तो ये सॉलिड और फिर ये विपरीत प्रवाहित की जाती है, तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट है। तब बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा सिंपल सा 1 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे क्या है, पूछा गया कि तांबे के एक तार है तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा गया। तब प्रतिरोध सिंपल सा उसके तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। तांबे का तार नॉर्मल होता है इसीलिए वो घट जाएगा और जर्मेनियम का तार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है किलोवाट घंटा मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसको नहीं पता होगा, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा। किसको मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो होता है सिंपल सा ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत भाग बल की बीमा है, बीमा होती है I−1/mL²T/Q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। पूछा गया है कि आवेशित विद्युत ऊर्जा विभवांतर है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा का विभवांतर। तो अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर जो होता है वो सिंपल सा वर्ग के समानुपाती होता है। वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा के विभवांतर वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होना चाहिए लमसम में कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है, 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो 12 ओम प्रतिरोध को एक तार के समबाहु त्रिभुज के रूप में क्या है जोड़ा गया है, तो त्रिभुज के किन्हीं दो कोनों के बीच समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, वैसे बोलता 8/3 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 24 नंबर में हमसे पूछा गया है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है, सिंपल सा बढ़ता है। यहाँ पे है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 26 नंबर हमसे कुछ पूछा गया है कि धातु के एक समान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, तो इसमें से कुछ ऊष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो उत्पन्न ऊष्मा दुगनी होगी यदि तार, उत्पन्न ऊष्मा दुगनी कब होगी, दुगनी उत्पन्न ऊष्मा कब होगी, जब हम क्या करेंगे, लंबाई और त्रिज्या दुगनी कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में, और 25 नंबर ये क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा दोस्तों, तो एम्पियर घंटा हो आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा का बात करें तो आवेश, आवेश का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, कब होती है, सिंपल सा, दोनों दशाओं में, जब धारा एक प्रतिरोध से और विभिन्न दिशाओं की संधि से प्रवाहित होती है तब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 28 का। 29 में चलते हैं, और 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको इस डायग्राम के हिसाब से क्या बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको सिंपल सा बताना है। तो यहाँ पे है कि चित्र दिया हुआ है, 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान, 3 ओम से प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान, इसे आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने पर 2 एम्पियर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और 30 में क्या है कि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा। 60 वाट से 40 वाट को श्रेणी क्रम में हम सिंपल सा जोड़ देंगे तो क्या होगा, सिंपल सा 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित कर जाएगा। 40 वाला जो बल्ब होता है वो ज़्यादा प्रकाशित कर जाएगा, 60 वाला थोड़ा कम करेगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रमशः 2 ओम 4 ओम के दो प्रतिरोध एक और बी समांतर परिपथ से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात, यानी कि इन दोनों में जो है इस ऊष्मा का अनुपात बताना है कि ऊष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो ऊष्मा का जो अनुपात हो जाएगा वो 2:1 के, यानी कि 2:1। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 ओम माइनस 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, सम्मिलित जो शक्ति होगी 60 वाट और माइनस 40 ओम को जो जोड़ेंगे तो इसकी जो सम्मिलित शक्ति जो होगी वो क्या हो जाएगी। सम्मिलित शक्ति का बात करें दोस्तों तो 24 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में, 35 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि 1.5 वोल्ट विभा बल्ब का कोई शेष सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा को क्या किया जाए, प्रवाहित की जाए, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो सेल का बात करें दोस्तों, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा वो सिंपल सा 0.7 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि उत्पन्न ऊष्मा का मान बताना है। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा वो सिंपल सा 2800 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल के बराबर हो जाता है 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति V²R हो जाता है विद्युत परिपथ की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे है कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात, फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात पूछा गया है। तो वो सिंपल था 60 से 200 है तो 4:1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और एक 38 नंबर क्वेश्चन में कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो संपन्न कार्य होगा, संपन्न कार्य कितना हो जाएगा, वो सिंपल सा हो जाएगा 1500 जूल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। आपको सभी को पता होगा विद्युत हीटर में टंगस्टन का ही यूज करते हैं, विद्युत हीटर में किसका यूज करते हैं, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। इसका नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में देख लेते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया नेक्स्ट चैप्टर में।
और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि आर त्रिज्या और एन फेरो वाली किसी वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्र समानुपाती होगा। किसके समानुपाती हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं वो सिंपल सा आई बराबर 1/r के समानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो मैं आपको बताता हूँ दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि समानुपाती होता है। दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। दूरी के सॉरी समानुपाती तो होता है बट दूरी के मतलब व्युत्क्रम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे 3 में किसी धारा अल्पपांश क्या है? धारा अल्पपांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से आर दूरी पर है चुंबकीय क्षेत्र है। फिर से क्या है? किसी धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर जो अल्पांश से आर दूरी पर है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र सिंपल सा हो जाएगा आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपात हो। आर स्क्वायर के क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 4 में क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सिंपल सा क्या होता है? तो कुंडली के समतल के लंबवत होता है। कुंडली के समतल के क्या होता है? लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ पे है यदि किसी वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है, फेरों की संख्या एन है, तो इनमें से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा वो सिंपल सा कितना हो जाएगा? सिंपल सा μ0 n/l n l/2a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि 5t वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है? तो 5 ओमेगा बी बाई एम स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन में है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, चुंबकीय क्षेत्र की बीमा यहाँ पर डायरेक्ट बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो जाती है आई इनवर्स एम एल शून्य टी माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा हो जाता है आई इनवर्स ML202-2 और टी पे पावर -2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे है दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? दो समांतर तार में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होंगे तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? तो वो एक दूसरे के दोस्तों को विकर्षित कर जाते हैं, विकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे? विकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे है चुंबकशीलता की बीमा, चुंबकशीलता की बीमा का बात करें तो होता है ML T-I-2। ऑप्शन नंबर बी ML T पे पावर -2 ए का पावर -2 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 10 में क्या है कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर हो जाएगा? ये आपको बताना है। को सिंपल सा होना है वो सिंपल सा बराबर जो हो जाएगा वो EV/2 के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर चलते हैं और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर ऋणात्मक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहाँ पे आप सिंपल सा अंदाज़ा लगा कर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए। क्या है कि स्थित आवेशित कण के निकट एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर क्या होता है? आवेश स्थिर रहेगा और क्या होगा? अब आवेश क्या होगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन में थीटा का मान पूछा गया है। थीटा का मान आपको बताना है तो इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज कीजिए, ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी निकल 80 निकल जाएगा। μ01 आई थीटा 720/r। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे अनंत लंबाई की किसी सिरे धारावाही चालक के निकट एक आयताकार धारा लूप स्वतंत्र रूप से स्थिर है तथा दोनों एक दूसरे के क्या है? समतल में है। तो क्या होगा? देख सकते हैं यहाँ पे दोनों एक दूसरे क्या है? समतल में है। तब क्या होगा? तब ये इसका कंडीशन बताना है। दोनों के बीच आकर्षण होगा। क्या होगा? दोनों के बीच ही अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन तथा अल्फा कण किसी एक समान अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है?
प्रवेश करता है यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय पथ की त्रिज्या क्रमशः आरपी तथा आर ए हो तो आपको संबंध बताना है। तो वो संबंध हो जाएगा आर पी बराबर आर ए के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा एक हो क्या होगा यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मीटर, इसको बोल सकते हैं टेस्ला हो तो क्या होगा। कंडीशन हो जाएगा वो सिंपल सा 1000 एम्पियर। आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पे है, यदि विद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश के विस्थापन में किया गया कार्य डब्ल्यू ओमेगा ई तथा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल द्वारा आवेश के स्थापन के क्रम में किया गया कार्य ओमेगा एम हो तब कंडीशन क्या होगा। कंडीशन जो हो जाएगा वो सिंपल सा ओमेगा ई नॉट इक्वल टू शून्य हो जाएगा। ओमेगा एम जो हो जाएगा वो शून्य के इक्वल हो सकता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और वेग v से गतिशील किसी आवेशित कण में को ई वेक्टर तथा बी वेक्टर के क्रॉसित क्षेत्र से क्या करता है सिंपल सा अवेक्षित अविक्षेपित निर्गत होने के लिए आवश्यक शर्त। इसमें जो शर्त हो जाएगा वो शर्त होता है सिंपल सा ई जो होता है भी बी के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल है। कार्यकारी बल है। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या होगा। राइट आंसर जो बात करें तो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा की अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यालय बल कार्य का बल जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट। इसके बाद क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है यदि विद्युत धारा को आरो अपरिवर्तित रखते हुए यानी कि धारा को ना बदलते हुए कुंडली की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए। धारा सेम ही रहेगा, उसे अपरिवर्तित नहीं करेंगे और त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा b/2 के हो जाएगा बराबर किसके b/2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यों आवेश विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उपसर यानी कि उस पर लगने वाला जो होगा बल होगा, उस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा। एक क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। उस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वो सिंपल सा क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस बी क्रॉस बी वेक्टर और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ई को जोड़ देना है, ई दोनों को क्रॉस कर देना है और क्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, चित्र में दिया हुआ है और इसमें बताना है कि ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसके तल के लंबवत बांदर बाहर तार क्या होगा वो बताना। तो इसे आप गौर से क्या कीजिएगा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो ना लंबवत अंदर की ओर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जे का मान होगा कितना हो जाएगा। वो सिंपल सा हो जाएगा जे वेक्टर जो होता है एम क्रॉस बी के वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 24 नंबर। 24 में है ये पूछा गया कि क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। चुंबकीय आघूर्ण जो हो जाएगा 2ba म्यू 0/a/पाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के क्या है समांतर है, समांतर छोड़ा जाता है तो कण की गति होगा। कण की गति कैसी होगी, कण की गति का बात करें वो सरल रेखीय गति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा गौर से कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। उचित मान के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो जाए। कौन सी दिशा में होने चाहिए, एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की धनात्मक ऋणात्मक क्या, तो वो सिंपल था ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर होनी चाहिए तब उसका जो इलेक्ट्रॉन नेट बल शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक समान वेग से
चलने वाला आवेश उत्पन्न करता है, एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, तो कितना उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, और नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में ये हम आ चुके हैं, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। जल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है, कब और किस तरीका से बढ़ाई जा सकती है, ये आपसे पूछा गया है। इस चैप्टर में विद्युतीय यंत्र चैप्टर में इसमें शायद 9 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। और इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर क्या किया जाता है? जल कुंडली को गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाने पर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है। शंट व्यवहार किया जाता है, गैल्वेनोमीटर में शंट व्यवहार किया जाता है, तो सिंपल सा उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए, उच्च धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के समांतर जोड़ा जाता है, तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाला कमी बराबर होती है, किसके बराबर हो जाती है? तो याद रखिएगा जी स्क्वायर बाय अपॉन एस प्लस जी के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित हो, इसके लिए संट का मान होना चाहिए। संट का मान जो होना चाहिए वो सिंपल सा जी बाय 99 क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, तो इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर, समांतर क्रम में क्या क्या निम्न प्रतिरोध को जोड़ देंगे, तो सिंपल सा हम एक वोल्टमीटर को एमीटर में चेंज कर देंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट लगाया जाता है? किस काम के लिए वोल्टमीटर में शंट को लगाया जाता है? तो बात करें दोस्तों, तो इसका व्यवहार एमीटर की तरह करने के लिए, इसका जो व्यवहार होगा वो एमीटर की तरह करने के लिए हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर में शंट को लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखें कि निम्नलिखित में से किस काम के लिए एमीटर शंट लगाया जाता है? कौन से काम के लिए एमीटर शंट लगाया जाता है? तो सिंपल सा मैं बात करूँ, इसकी माप को सीमा बढ़ाने के लिए, माप सीमा को बढ़ाने के लिए एमीटर में शंट को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में बात करें कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसको जोड़कर? तो बात करें दोस्तों, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को देकर हम सिंपल सा क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। देख सकते हैं 9 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में पूछा गया। इसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर को देखेंगे कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण चैप्टर में देखते हैं, और यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे सिंपल सा पूछा गया है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज की गई है, तो खोजी गई थी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी, यानी कि किसने खोजा था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को? तो जो यहाँ पे है वो फ्राइडे साहब थे। कौन थे? फ्राइडे द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि जब किसी कुंडली के, थोड़ा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया गया, तब उसमें उत्पन्न प्रतिरोध विद्युत धारा की दिशा होगी। तो उत्पन्न प्रतिरोध विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो सिंपल सा किधर होगी? तो वो वामावर्त वामावर्त होगी। ऑप्शन नंबर ए वाम बायां, ठीक है ना, दक्षिणा, और यहाँ पे दक्षिणा मतलब दक्षिण, बायां मतलब बावां, उत्तर की ओर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ पे लेंज का नियम संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? लेंज का नियम ऊर्जा से संबंध है। लेंज का नियम किससे संबंध है? ऊर्जा से संबंध है। लेंज का नियम किससे? ऊर्जा से संबंध है। ऑप्शन सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि गर्म हो जाने का कारण है भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण गोला गतिमान जो चुंबकीय क्षेत्र में जो धातु का गोला होता है वो गतिमान कराने पर सिंपल सा गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण। नेक्स्ट में है कि
स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक, स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, आपको पता होना चाहिए। हेनरी को ऐसे डिनोट्स करते हैं, तो स्वप्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन में, धातु के बने किसी गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनी गति होती है। दोलनी गति क्या होती है? तो सिंपल सा अवमंदित हो जाती है, अवमंदित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा और तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता संबंध है। समानुपातिकता का संबंध क्या हो जाएगा? समानुपातिकता का संबंध का बात करें दोस्तों, तो सिंपल सा यूरेनियम जो होता है चुंबकीय ऊर्जा ट्रैक्ट जो हो जाता है वो सिंपल सा रेसिप्रोकल I² के हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे आपको कुछ फिगर बगल में दिख रहा होगा कि लंबाई L के किसी छड़ के एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के वेक्टर दिशा के लंबवत भी चाल से गतिशील है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे का जो हो जाएगा VVL हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्रश्न संख्या 8 में ए तथा बी सिरों पर विभव क्रमशः VA तथा VB हो, तो प्रश्न संख्या 8 में जाना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को तब तक के लिए छोड़ देते हैं। इसका 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, स्वप्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, इससे पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हल्का मैं जूम कर देता हूँ और आपको ताकि दिखाई दे कि आपको मैं बता दूँ कि यह चैप्टर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर चल रहा है, कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 5 एम्पियर 5 मीटर हर्ट्ज बोल सकते हैं हेनरी है। यदि इसकी कुंडली 2 एम्पियर की धारा क्या करता है? प्रवाहित करता है, तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का मान हो जाएगा 0.1 ओमेगा वोल्ट बोर मैग्नेट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है, 0.01। ऑप्शन नंबर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि, चालक में धारा कब उत्पन्न की जा सकती है? तो चालक में धारा चालक और चुंबकीय के बीच जो आपेक्षिक गति कराने पर हम चुंबक में क्या कर सकते हैं? बंध चालक के निकट रखने पर चालक में धारा को प्रवाह कर सकते हैं, चालक और चुंबक के बीच आवेक्षिक गति कराने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और यहाँ भी आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते हैं, वैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। इसमें बताना है P और Q के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। इसे आप सिंपल सा सॉल्व कीजिएगा तो 1 हर्ट्ज ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1H, ठीक ना। एक 1/2 एप्सिलॉन E² के बीमी सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि पूछा गया है, तो वो सिंपल सा B²/2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ में T समय में चुंबकीय फ्लक्स से क्या होता है? परिवर्तित होता है, तो T बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का एम्पियर में होगा। एम्पियर में कितना होगा? एम्पियर में जो हो जाएगा वो सिंपल 0.2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि अन्योन प्रेरक का बीमीय सूत्र, अन्योन प्रेरक का बीमीय सूत्र पूछा गया था। अन्योन प्रेरक का बीमीय सूत्र होता है ml² T का पावर -2 A का पावर -2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। आई विल बी रिक्वेस्टेड टू यू, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्या पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात, मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात पूछा गया है,
तो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। याद रखिएगा आप, डायरेक्ट जब भी मूल मध्य वर्ग का मान और शिखर मान का अनुपात पूछे तो 1/√2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। एक पूरे चक्र क्या कर देता है, पूरे चक्र में हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का मध्य मान। तो आपको यहाँ पे ना इसको ना इसको ना इसको देखना है, इसको देखिए ना, शून्य हो जाता है। कितना शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है आपको 3 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 3 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान कितना है, ई हो तो वर्ग मध्य मूल मान होगा कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा E0/√2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टेज 440 वोल्ट है। इसकी आभासी वोल्टता होगी। आभासी वोल्टता पूछा गया है दोस्तों, आभासी वोल्टता क्या हो जाएगी। तो आभासी वोल्टता का बात करें तो वो सिंपल सा हो जाएगा आपको 220√2 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आभासी धारा होती है, आभासी धारा कौन होती है। 4 ऑप्शन में आभासी धारा जो होती है वो सिंपल सा शिखर मान के √2 के बराबर हो जाता है। शिखर धारा /√2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग का मान का अनुपात। शिखर धारा के वर्ग मतलब शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्ग मान का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 हो जाएगा डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सॉल्व करने पर √2। नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पे 7 नंबर पूछा गया कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित है। तो विद्युत धारा का आवृत्ति आवृत्ति यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करिएगा तो 50 निकल जाएगा आवृत्ति इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण कितना है। I बराबर 60 साइन 100πt धारा के मूल्य माध्य वर्ग का अनुपात, मूल माध्य वर्ग का अनुपात यहाँ पर पूछ दिया गया है। तो मूल वर्ग मध्य का अनुपात 60/√2 निकल जाएगा इसे सॉल्व करने पर। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को पॉज करके इसका बनाने की कोशिश तो कीजिए। अब एग्जाम आ चुका है, नहीं बनेगा, नहीं बनता है, क्या करें। प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिघात का मात्रक याद रखिएगा, प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में है कि धारितीय प्रतिघात का मात्रक, धारितीय प्रतिघात का मात्रक पूछा है, उसका भी ओम में होता है। धारितीय पूछे, प्रतिघात पूछे, प्रतिघात यहाँ पर लिखा है ना, दूसरा नाम धारितीय है, ओमे ना होगा। ऑप्शन नंबर बी, नॉट कन्फ्यूजन, दैट्स मी राइट नाउ। एलआर प्रतिरोध, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एलआर परिपथ की जो है प्रतिबाधा पूछा गया है। तो प्रतिबाधा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू में। ऑप्शन नंबर डी, r² प्लस ओमेगा इंटू l²। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि प्रतिरोध R हो तथा स्वप्रेरक L हो तो 10 बराबर होता है, किसके बराबर हो जाता है। तो वो होता है ओमेगा L/R के। ऑप्शन नंबर सी इसका ही बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर एक LCR परिपथ में धारा, LCR परिपथ में धारा क्या होता है, आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्ट से आगे या पीछे की ओर चलती है या फिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है। तो मूल औसत वर्ग धारा मापता है, मूल औसत वर्ग धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का, तो 15 नंबर हमें से क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा है।
धारा का शिखर मान महत्तम होगा, यदि महत्तम कब होगा, तो ओमेगा जो हो जाएगा 1/√LC के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ओमेगा बराबर 1/√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, वो सिंपल सा डायनमो कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनमो। विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से डायनमो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो क्या करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाता या बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है, घटाने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि ट्रांसफार्मर के कोर को परत तार बनाया जाता है ताकि ताकि भंवर धाराएं द्वारा होने वाली हानि कम की जाए। भंवर धारा जो द्वारा होने वाली जो हानि है उसको क्या किया जाए, सिंपल से कम किया जाए। इसीलिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है, तो एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी उचासी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं तब लपेटे हैं तब जो हो जाएगा वो N2 ग्रेटर देन N1 के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें 22 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है कि 50 ओम का एक प्रतिरोधक 15 वोल्ट के किसी दोलित से जोड़ा गया है। यदि दोलित की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तथा 100 हर्ट्ज पर समाजित किया गया है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और 23 नंबर में है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुपात की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर होता है। कलांतर पूछा गया है, तो कलांतर का बात करें तो शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कलांतर अनुनाद की अवस्था में शून्य हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में देखें कि एक प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच जो है ओमेगा कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस के बराबर, कॉस ओमेगा के बराबर। ऑप्शन नंबर डी कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर परिपथ का शक्ति गुणांक, एलर परिपथ जो होता है उसका शक्ति गुणांक क्या होता है, तो उसका शक्ति गुणांक जो होता है R/R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी रूट में नहीं, आर बाय रूट, हाँ जी रूट में R/√R² प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 26 में पूछा गया है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ और आभासी शक्ति क्रमशः PT तथा PA हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा। शक्ति गुणांक का बात कर रहा है तो हो जाएगा PT/PA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा हमसे ये गया है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति होगी। घरेलू आवृत्ति है 50 हर्ट्ज, तो शून्य होने की आवृत्ति कितना होना चाहिए, तो 100 हर्ट्ज होना चाहिए, तब शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय, LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय बताना है तो वह प्रतिरोध में हो जाता है। ऊर्जा का क्षय किस में हो जाता है, प्रतिरोध में। LCR परिपथ में ऊर्जा का क्षय प्रतिरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ में L का मान 8 HC बराबर 0.5 और R बराबर 100 ओम परिपथ की क्या पूछा गया है, अनुनादी आवृत्ति, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति पूछा गया है, तो 250/π हर्ट्ज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर।
सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि यदि एक मिफ्रॉड का एक आवेशित संधारित्र 10 मीटर हर्ट्ज के एक आदर्श प्रेरित के सिरों के बीच जोड़ा गया है, तब आवेश की आवृत्ति दोलन की कोणीय आवृत्ति होगी। कोणीय आवृत्ति का मान पूछा गया है, तो कोणीय आवृत्ति का मान निकल जाएगा 10⁴ निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी, माइनस में नहीं निकलता, प्लस में होगा। सी बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी में शिखर मान 10 वोल्ट है तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो समय टी बराबर 1/600 सेकेंड पर तत्कालिक विद्युत वाहक बल, इसी न्यूमेरिकल है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर इसी में 5 वोल्ट निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी एसी परिपथ में एल बराबर पाई इनवर्स एच आर 300 ओमेगा तथा स्रोत की आवृत्ति 200 हर्ट्ज हो, तो वोल्टेज एवं धारा के बीच कलांतर होगा। कलांतर क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच? 10⁴ 4/3 के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर फाई हो, तो धारा का वाटहीन घटक होगा। वाटहीन घटक क्या हो जाएगा? तो सिंपल सा आई साइन फाई के इक्वल। 33 का बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। 33 का बी। इसके बाद 34 में चलते हैं और 34 का बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि समय नियतांक टी शून्य वाले एक एलआर परिपथ में I0 धारा प्रवाहित हो रही है। धारा के स्रोत को समय t बराबर 0 पर हटा लिया जाता है। यदि t बराबर 0 पर और d-di/dt का मान r हो, तो यदि दर को नियत मान लिया जाए तो धारा का मान जिस समय अंतराल के बाद शून्य हो जाएगा, वो कौन सा अंतराल होगा? वो होगा सिंपल सा शून्य अंतराल। t बराबर 0 हो जाएगा तो वो सिंपल सा 2t0, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा यहाँ पे आपको कि दो प्रेरकत्व को L1 L2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है और उनमें से एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। यदि धाराएं I1 I2 का क्रम से L1 L2 से किसी नियत समय पर प्रवाहित हो रही हो, तो धारा I1 L2 का अनुपात कितना होगा? L2/L1 कर दो ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 नंबर में आते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक है। विद्युत अनुनाद होने के लिए क्या आवश्यक है? ओमेगा L1/ओमेगा C के इक्वल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, यदि L प्रेरक R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो, तो L/R एवं RC का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो M0L0T M0L0T दोनों ही क्या होंगे? मतलब इक्वल ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर है, बीमा निकलेगा। तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर धारा विभव एवं 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, तब परिपथ में वो कट गया क्या? परिपथ में क्या पूछा गया? परिपथ में जो होगा वो शक्ति कितना हो जाएगा? परिपथ में हमसे पूछा गया है शक्ति कितना हो जाएगा। सीधा हो जाओ। और परिपथ में यहाँ पे आपको शक्ति पूछा गया है। फिर से किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I 5 cos ओमेगा टी एम्पियर धारा विभव भी 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है। परिपथ में शक्ति होगी। परिपथ में शक्ति कितनी होगी? तो वो शून्य हो जाएगा। परिपथ में शक्ति कितना? शून्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। हमसे पूछा ये गया है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक, तो आपको पता होना चाहिए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक पूछा गया। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको नहीं पता तो आप 2021 से लेकर 2009 तक का सोल्यूशन देखिए, फिजिक्स का अपलोड है चैनल पर। चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, वो भी क्या होता है? जूल बाय टी हो जाता है समय। तो इसको लिख सकते हैं जूल समय इनवर्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। जूल टी बाय टी इनवर्स बोल सकते हैं।
समय को टी से डिनोट करते हैं। इसको बट्टा को क्या करना है, जूल बाई टी होता है तो इसको ऊपर ले जाता है तो इनवर्स में माइनस में आ जाता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि, ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पूछा यह गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास बल आघूर्ण जे का मान होता है। क्या होता है? तो लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन को हल्का छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा दिखे कि एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में उससे थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य होता है। क्या होता है? तो सिंपल सा एम बी 1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं और 7 में क्वेश्चन में को देखते हैं कि पूछा क्या गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पूछा यह गया है कि एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को दो समान लंबाई के टुकड़ों में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण होगा, प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो वो सिंपल सा m/2 नहीं हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तोड़ेंगे तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यदि किसी चुंबक की लंबाई को क्या करते हैं, लंबवत दो भाग में विभक्त कर देते हैं, तो निम्नलिखित में से किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? चुंबक को दो भागों में काटेंगे तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? तो ध्रुव प्रबल्य का मान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन में चुंबक की ज्यामितीय लंबाई एल जी तथा चुंबक की लंबाई एल एम में संबंध है, इन दोनों में आपको संबंध बताना है। तो हो जाता है एल एम जो होता है 5/6 एल जी के बराबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन में देखें तो पूछा गया है कि जब किसी चुंबक को उसके मध्य बिंदु से किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो इस पर कार्यकारी टॉर्क महत्तम तब होगा जब चुंबक का अक्ष चुंबकीय किसके बराबर, चुंबक का अक्ष क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र से क्या हो, लंबवत हो, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन को देखे कि निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है? तो एकल चुंबकीय ध्रुव का क्या है, अस्तित्व नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। अस्तित्व किसका नहीं है? तो एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पे पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर विक्षेपित होता है के लिए क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो प्रति समांतर होता है, यानी कि एक दूसरे का समांतर नहीं होता, प्रति समांतर होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखें कि किसी छोटे चुंबक में मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे आपको अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 2:1 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मध्य बिंदु से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो 1/RQ के समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे एक छड़ है, चुंबक की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक छड़ की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण के प्रति समांतर हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होगा, प्रति समांतर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में देखें, 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, और 17 नंबर क्वेश्चन का बात करें कि एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाली चुंबक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा में क्या करता है, 90 डिग्री से क्या कर देता है, घुमा देता है। तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य वो सिंपल सा एम बी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
18 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या है? विद्युत आवेश की गति। मूलभूत कारण तो यही ना हो जाएगा, हम विद्युत आवेश की गति ही हो जाएगा चुंबक के अस्तित्व का मूलभूत कारण। ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखें और 19 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं और ये हो गया कि यदि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर आवेश क्यों एक समान चाल v से घूम रहा है तो समान तुल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? वो हो जाएगा सिंपल सा Q_V_R/2 के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती किन के समानुपाती होती है? तो वो सिंपल सा संवेग के समानुपाती हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और 21 नंबर हमसे पूछा गया है कि द्विध्रुव आघूर्ण एम वेक्टर के किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा से थीटा कोण पर स्थित हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी? तो -mb cos थीटा के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के चुंबक के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के चुंबक के स्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? तो सिंपल सा -mb हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि समान साइज के दो छोटे चुंबक परस्पर लंबवत है तथा क्रॉस चिन्ह बनाते हैं। यदि इनके चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः m और 2m हो तो निकाय का परिमाणी चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो वो सिंपल सा √5m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √5m हो जाएगा। कितना? √5m। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करेंगे? घटाएंगे तो चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगी? बढ़ेगी नहीं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में देखें क्या है कि यदि किसी धारावाही वृत्तीय लूप से 10 एम्पियर की स्थायी धारा प्रवाहित हो और उसमें फेरों की संख्या 10 वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो उसका तुल्य चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। कितना हो जाएगा? तो वो सिंपल सा पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर के इक्वल। डी नंबर बिल्कुल ही नेक्स्ट आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई की आवृत्ति एन हो तो क्या हो जाएगा? एन हो तो हो जाएगा n² जो होगा समानुपाती बी एच के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में देखें कि एक चुंबकीय सुई क्या है? असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। सुई अनुभव करेगी। सुई क्या अनुभव करेगी? ये तो सजीव वस्तु है नहीं। एक बल और एक टॉर्क को अनुभव कर लेंगे। एक बल और एक टॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स व विद्युतीय फ्लक्स की बीमा। आप इसको बीमा निकालना है। इसका बीमा निकालिएगा तो LT इनवर्स बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर पूछा गया है कि चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यदि क्रमशः B1 B2 हो तो क्या होगा? B1 μ/4π2md/d² - L² फिर B2 का मान भी μ/4πd² + 1 L² 3/t। ऑप्शन ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए है बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चौगुनी कर दिया जाता है तब लटकती हुई चुंबकीय सुई की आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। चौगुना करेंगे तो लटकती हुई सुई आधा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट चैप्टर में देखिए तो नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं कि कुछ पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और इससे आगे का वीडियो आपको पार्ट 2 में दिखाई देगा। ये पार्ट 1 है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे का अपलोड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 2 में इससे आगे का मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आप जय हिंद जय भारत।